से विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, वो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा। बधाई हो, पेट्रोल और डीजल के दाम 7 पे दिन 7वें आसमान पर। अब जो फूफा और जीजा टाइप के लोग हैं जो मुंह फुला के बैठे हैं, सीखो कुछ। पहले जो बहुत ज्यादा खफा होते थे दाम बढ़ने से, अब उन्हें अपना ये फर्ज लगता है। थोड़ा सा तेल डीजल के दाम बढ़ने से थोड़ा सा लोगों के जेब से पैसा भी निकलेगा बाहर, लेकिन ये देश भी तो अपना ही है। ये तो हमारे भीतर प्राइड होना चाहिए कि अपने देश के लिए हम कुछ दे रहे हैं। और कुछ के लिए तो आज मौसम बड़ा बेईमान है। सच में मौसम बड़ा बेईमान है। के लिए ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी से काम है। It is the oil marketing companies of India who will have to say whether they want to cut it down, whether they have to go up. कुछ के लिए ये पिछली सरकार होगा। अब इन्हें कौन बताए, पिछली एक सरकार आपकी भी तो थी। और लीजेंड्स के लिए नेहरू। और यही नहीं, रसोई गैस के दाम भी ऊपर जाते जा रहे हैं। पर अब बड़े दामों को स्वीकार करना देशभक्ति कहलाती है। मतलब ना बहन ना, खुद को देशभक्ति की इस लड़ाई में झोंकना है, खुद जलना पड़ेगा उन्हें रोशनी दिखाने के लिए। अब शिकायत करने वाले कह रहे हैं कि 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो गया। बस शिकायत ही करते रहना, ये नहीं देखते पेट्रोल ने टेस्ट तक मार दिया। सिर्फ रसोई घर में प्याज ही नहीं रुलाता है, कभी कभी गैस सिलेंडर भी रुला सकता है। जब कल गाड़ी में मैंने पेट्रोल डलाया तो 4 गुंडे पीछे लग गए। अब मुझे तो डर ये लग रहा है कि कहीं मेरा पूरा इनबॉक्स फुल ना हो जाए, कई सारे एंटरप्रेन्योर मुझे वेंचर कैपिटलिस्ट ना समझ लें और फंडिंग के लिए रिक्वेस्ट भेजने लगे। तो आखिर जिम्मेदार कौन है भैया? पहले ऑयल की कीमतें हुआ करती थी रेगुलेटेड, मतलब भारत सरकार ही तय करती थी बाजार में पेट्रोल, डीजल और एयर टरबाइन फ्यूल का क्या दाम होगा। इसके अलावा एलपीजी और केरोसिन के दाम भी वो फिक्स करती थी। फिर 2002 में वन फाइन डे सरकार ने एयर टरबाइन फ्यूल यानी कि हवाई जहाज में पड़ने वाले ईंधन को डीरेगुलेट कर दिया। 2010 में पेट्रोल, 2014 में डीजल को भी डीरेगुलेट किया गया और जिम्मेदारी पास कर दी गई ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को अपनी जिंदगी कि हर फोर्टनाइट को वो कीमतों को रिवाइज करे। पर क्या ऐसा हुआ? बस सवाल ही पूछते रहना है। तुम तो खुद ही जले जा रहे, तुम्हें पेट्रोल की क्या जरूरत है? चुप करो। जून 2017 में ये डिसाइड किया गया कि पेट्रोल और डीजल के दाम हर दिन तय किए जाएंगे। मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो यहाँ पे भी तेल की कीमतें बढ़ेंगी, और अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कम होंगी तो भी इंडिया में तेल की कीमतें बढ़ेंगी। क्या बोल रहे? पर मतलब ये है कि सरकार एक्साइज बढ़ा के पेट्रोल को उतना ही महंगा रखेगी या बढ़ा देगी। 2014 से क्रूड ऑयल के दाम कम हुए हैं और टैक्सेस ज्यादा। मार्च 2017 में पेट्रोल और डीजल को बनाने वाले क्रूड ऑयल का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम था $107। 27 फरवरी को यह दाम था $64 के पास, और बीच में तो और ज्यादा लो हो गया था। पर उसके बाद भी ये लाभ किसी भी ग्राहक को मिला नहीं और पेट्रोल के दाम वैसे ही ज्यादा रहे। सरकार अपनी टैक्स से होने वाले आय यानी इनकम की कमी को भरपाई करने के लिए पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज बढ़ा देती है। इसी खूबी की वजह से पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी नहीं लगता है। अब समझा। और सरकारों के अलावा इसमें किसी को फायदा नहीं हो रहा। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और एचपीसीएल को इन्वेंट्री लॉस होता है, यानी कि वो खरीदते तो महंगा है पर जब ये क्रूड रिफाइनरी पहुंचता है तो सस्ता हो जाता है। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि ज्यादातर कंपनी 20 से 50 दिन की इन्वेंट्री रखती है। मतलब महंगे पेट्रोल और डीजल के लिए सरकारी टैक्सेस जिम्मेदार है, और इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड का दाम कम होने के बावजूद भी लोगों को इसका बेनिफिट नहीं मिल पाता। बहुत बेइंसाफी है ये। मार्च 2020 से पेट्रोल के रेट 17 रुपए 11 पैसे और डीजल के 14 रुपए 54 पैसे तक बढ़े हैं। पिछले साल के बजट के बाद मार्च और मई 2020 में सरकार ने पेट्रोल के ऊपर 13 रुपए, डीजल के ऊपर 15 रुपए एक्साइज बढ़ाई है। आइए सबसे पहले देखते हैं पेट्रोल को कैसे की जाती है इसकी प्राइसिंग। पेट्रोल का बेस प्राइस है 27 रुपए 37 पैसे, फ्रेट लेवी 37 पैसे और डीलर का कमीशन है 3 रुपए 67 पैसे। उसके बाद सेंट्रल एक्साइज का अमाउंट है 32 रुपए 98 पैसे और राज्यों द्वारा लिए जाने वाला वैट, हमने दिल्ली का एग्जाम्पल लिया है, 19 रुपए 55 पैसे। कुल मिला के पेट्रोल की कीमत होती है 83 रुपए 71 पैसे। इसी तरह डीजल के लिए डीजल का बेस प्राइस है 28 रुपए 32 पैसे, फ्रेट लेवी 34 पैसे, डीलर कमीशन 2 रुपए 53 पैसे
और सेंट्रल एक्साइज 31 रुपये 83 पैसे और वेट का अमाउंट है 10 रुपये 85 पैसे। तो कुल मिला के ये बनते हैं 73 रुपये 87 पैसे। तो इस समय पेट्रोल पे 62% और डीजल पर 57% टैक्स है। क्या हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा मतलब। अगर हम गैस सिलेंडर की बात करें, गैस के दाम बढ़ाए जाते हैं 1 और 15 तारीख को। फरवरी में 4 फरवरी को 25 रुपये बढ़ाए गए और वैलेंटाइन डे को भी नहीं छोड़ा और 15 तारीख को 50 रुपये बढ़ा दिए, 25 तारीख को 25 रुपये बढ़ा दिए। इससे पहले भी दिसंबर में घरेलू गैस यानी कि एलपीजी पर 100 रुपये बढ़ा दिए थे। हाँ ठीक है, पानी पी। जानने वाली बात यह है कि एलपीजी और केरोसिन के दाम अभी भी सरकार ही तय करती है और तरह तरह के मास्टर स्ट्रोक लगाने वाली हमारी सरकार जब आई थी तब पेट्रोल पे एक्साइज था 9 रुपये 48 पैसे और डीजल पर 3 रुपये 56 पैसे। अप्रैल से नवंबर 2020 में एक्साइज ड्यूटी का कलेक्शन 1.96 लाख करोड़, जो 2019 में सिर्फ 1.32 लाख करोड़ ही था। मजेदार बात यह है कि डीजल और पेट्रोल दोनों का ही कंजम्पशन 2019 के मुकाबले काफी कम था। डीजल की बात करें तो पूरे 10 मिलियन टन कम था और पेट्रोल भी कम बिका। फिर भी सरकार की इनकम पेट्रोल और डीजल से 82% तक बढ़ेगी, लगभग 4 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। FY22 में तो 4.3 लाख करोड़ होने का अनुमान है। आपदा को अवसर में बदल दिया। यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है, सरचार्ज और सेस की इनकम स्टेट के साथ शेयर नहीं की जाती। ये जिन्हें ऑब्जर्व ये भी किया है कि जिस लिए सेस लिया गया था इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। सभी कलेक्ट किए सेस का 40% केंद्र सरकार ने खुद रख लिया। FY19 में और सेस ऑन क्रूड ऑयल का इस्तेमाल किया जाना था ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बॉडी को फाइनेंस करने के लिए, उसे पूरा रख लिया। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। भारत का क्रूड ऑयल का इंपोर्ट दिसंबर में 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन था, जो लास्ट मंथ से 29% और लास्ट ईयर से लगभग 11.6% ज्यादा था। साल कोरोना की वजह से कुछ समय के लिए क्रूड ऑयल का आयात यानी कि इंपोर्ट घटा है, पर ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारा क्रूड ऑयल का इंपोर्ट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है? आइए जानते हैं। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। अब ऐसा इसलिए है कि ये 2012 के बाद से हमारे घरेलू तेल के कुएं के उत्पादन में गिरावट आई है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है पुराने तेल के कुओं का आउटपुट लगातार कम होना। भाई तुझे कोई नहीं समझ सकता। नए ऑयल वेल्स की डिस्कवरी में कमी और फिर कुएं की खोज और उसे शुरू करने में लगने वाले समय की वजह से हमारा उत्पादन प्रभावित हो रहा है। इंडिया के क्रूड ऑयल ब्लॉक के 2 मेजर एक्सप्लोरर हैं सरकारी कंपनियां ONGC और ऑयल इंडिया लिमिटेड। वेदांता जैसे कुछ प्राइवेट प्लेयर भी हैं, पर हमारे यहाँ तेल के कुएं की खोज उसको चालू करने में लगने वाला समय काफी ज्यादा है। ज्यादातर इंटरनेशनल प्लेयर हमारे यहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते क्योंकि हमारे यहाँ अप्रूवल लेने में काफी डिले होता है। ये बाबूराव का स्टाइल है। बेस्ट केस सिनेरियो में भी 5 से 7 साल लग जाते हैं। अगली समस्या है ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनियों पर लगने वाले टैक्स और फीस से संबंधित। कंपनियां चाहती हैं कि सरकार ऑयल पे लगने वाले सेस, प्रॉफिट पेट्रोलियम, रॉयल्टी के परसेंटेज को कम करे। इस समय ONGC की पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट है $35 से $40 पर बैरल की रेंज में, और अगर क्रूड की कीमत $45 से कम है तो प्रोडक्शन करना पॉसिबल नहीं होगा। चल झूठा। हालांकि सरकार ने कम रॉयल्टी वाला ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है, पर जानकारों का मानना है कि चाइना में गवर्नमेंट द्वारा दिया जाने वाला फ्लोर प्राइस यानी कि एक निश्चित प्राइस अगर सेट हो जाए तो जितने भी उत्पादक हैं उनको भी बड़ी राहत मिलेगी। एक तरीका है पेट्रोल में इथेनॉल को ब्लेंड करके, यानी कि पेट्रोल में एक सर्टेन परसेंटेज इथेनॉल को मिला दिया जाए। सरकार का लक्ष्य 2030 के लिए था, पर अब उसने ये घटा के 2023 या 2025 तक 20% की लिमिट रखी है, यानी कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंड किया जाएगा। पहले ये टारगेट 10% था 2022 तक और 20% था 2030 तक, पर हमारी मास्टर स्ट्रोक सरकार ने ये डिसाइड किया है कि अब वो सीधे 20% पे जाएगी। अच्छी बात यह है हमारी तेल पे डिपेंडेंस कुछ कम होगी और हमारे इंपोर्ट बिल में भी कमी आएगी। ध्यान रहे कि क्रूड ऑयल नंबर 1 कमोडिटी है हमारी इंपोर्ट बास्केट की। इसका दूसरा फायदा एक और भी है, इससे चीनी मिलों को कमाई का एक नया जरिया मिलेगा, क्योंकि WTO के रूल्स के मुताबिक 2023 से सरकार एक्सिस शुगर की मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई फाइनेंशियल मदद नहीं कर पाएगी और ये इथेनॉल आएगा चीनी मिलों से। आइए बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। सरकार चाहती है कि 30% इसकी हिस्सेदारी हो, पर हमारे यहाँ ज्यादातर 2 और 3 व्हीलर्स में ही देखी जा रही है और सिर्फ 0.5% ये पैसेंजर कार्स में देखी जा रही है। तो अंत में आने वाला है इस वीडियो का बेस्ट पार्ट। अब हम वो करेंगे जो हम सबसे अच्छा करते हैं, यानी कि अपने चैनल की मार्केटिंग करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके हमें ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।
अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।